तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेहद सक्रिय नजर आ रही है। 27 सीटों में अगर 2019 के लोकसभा चुनाव का हम जिक्र करें तो 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जबकि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जीत मिली थी। यानी 4 सपा को जीत मिली थी और 4 पर बीएसपी ने कब्जा जमाया था, जबकि आरएलडी भी साथ थी, लेकिन आरएलडी का खाता नहीं खुला था। और इस बार अब आरएलडी को साथ लाकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हैट्रिक लगाना चाहती है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी साई जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वीर सिंह जी हैं, रालोद के प्रवक्ता हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। अमिताभ कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और शुरुआत आपसे ही करेंगे हम। भुवन भास्कर जोशी जी, सारा खेल बिगड़ गया, पीडीए का खेल हम कहें या इंडिया गठबंधन ने जितने मुद्दे उठाए थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, ये सारे मुद्दे धराशायी नजर आ रहे हैं। अब जो कहा करते थे कि साथ कभी छोड़ेंगे नहीं, और दो युवाओं की जोड़ी जो यूपी में दिख रही थी, उसका लाभ भी देखने को मिला कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी जो सीटों की संख्या थी उसमें इजाफा हुआ था। लेकिन अब बीजेपी एक बार फिर से अपनी रणनीति पर सही दिशा में चलती नजर आ रही है। योगेश जी, हमें लगता है कि जो लड़ाई होती है राजनीति में, वो होती है मुद्दों की लड़ाई। और जिस बेल्ट को लेकर आज आप बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है आप इसे जाट लैंड ना कह के किसान लैंड कहे तो मुझे समझ में आता है। और उनकी जो आधारभूत लड़ाई है वो क्या लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 साल से उसे लगातार ठगने का काम करा। इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो आय दुगनी नहीं हो पाई। और माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा था कि जो लठ पड़ा है वो लठ मुझे नहीं, योगी सरकार ने जो मारा है वो लठ मुझे नहीं मारा, वो किसानों को मारा है। तो क्या आज उस लठ का बोल खत्म हो जाएगा? और इसके अलावा जो गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को थार लेकर हत्या कर देता है, और 750 किसान आंदोलन में जो किसान मारे जाते हैं, उससे अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो उन पे फर्जी मुकदमे थे, जो उनसे 3 काले कानून का प्रधानमंत्री जी ने देश से माफी मांगी थी, उस पे क्या काम करने का हुआ? ये किसान अपने आप को ठगा हुआ सब महसूस कर रहा है। और किसान में मेरे ख्याल से जाटों के साथ साथ अन्य बिरादरी के लोग, गुर्जर है, ब्राह्मण है, अन्य लोग भी है, वो भी वहां पर मुसलमान है, वो भी वहां पर खेती करने लेकिन का भुवन काम भास्कर करते जी, हैं। आप ही ये कहा करते थे ना कि जयंत चौधरी जी किसानों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, और इसके साथ ही जाट वोट बैंक में उनकी एक अच्छी पकड़ है। आप इस बात को अभी तक आप ही कहा करते थे, तो आपकी बात पर हम अगर मुहर लगाते हैं तो इसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। किसानों में पकड़ है तो किसानों को वो समझा ले जाएंगे कि जो नाराजगी थोड़ी बहुत होगी अगर किसानों के बीच में। विवेक जी, आजकल सोशल मीडिया का समय है, और माननीय जयंती जी ने जब से जिस तरह का फैसला करा है, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, और किसान वर्ग में किस तरह का आज जो उनके प्रति नाराजगी हो रही है कि ये युद्ध का समय था, किसान सड़कों पर है, और आज वो उनका लड़ाई में साथ जो देने के बदले उन्होंने वहां पर एक आसान राजनीति को चुना, सत्ता की राजनीति को चुना। किसान इस बात को भी देखने का काम कर रहा है। वो जनता की अदालत में 2 महीने बाद सभी पार्टियां जाने वाली हैं, और बाकी दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो किसान वर्ग कर देगा। निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है, हम लोग जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, पीढ़ी की लड़ाई, आपको किसानों पर विश्वास है और ये कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। वो आने वाला वक्त खैर बताएगा। अजय वीर सिंह जी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम इन 27 लोकसभा सीटों का जिक्र करें तो इनमें खासतौर पर अगर 10 सीटों पर हम जाएं तो इन सीटों पर केवल अंक गणित के काम से, सियासी अंक गणित के काम से नहीं काम चलता है। यहां पर केमिस्ट्री को भी साधना पड़ता है, और यही वजह है कि क्या कि वेस्ट यूपी की सियासी लैब में आरएलडी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ हाथ मिलाकर के देख लिया, चाहे कांग्रेस के साथ हो, समाजवादी पार्टी के साथ हो, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ हो और बीजेपी के साथ हो। लेकिन जो फायदा बीजेपी के साथ मिला है शुरुआती दौर से, वो किसी और राजनीतिक दल के साथ नहीं मिला है। यही वजह है कि अब मजबूरी बनती जा रही कि एनडीए के साथ आपको जाना पड़ रहा है। देखिए, जो मजबूत सब गठबंधन उसी से करना चाहते हैं,
अगर हम कमजोर होंगे तो हमसे कोई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने 2017 के चुनाव के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेहनत करके जो हमारा संगठन जीरो से था उसको खड़ा करने का काम किया, और वही एक उसी का नतीजा है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के बगैर कोई भी गठबंधन चुनाव में जाने की सोच नहीं रहा। इंडिया गठबंधन में हम लोग थे, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि गठबंधन में खुले मन, गठबंधन में कोई साजिश नहीं होनी चाहिए, गठबंधन में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, गठबंधन में कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हमारे पास तो कहां पर साजिश होती नजर आ रही थी? हमारे साथ पिछले चुनाव में भी ये साजिश हुई कि हमारे जो बेस वोट थी वो गठबंधन में सारी की सारी बेस वोट गई, और जो हमारे गठबंधन के साथी थे, जो हमारे गठबंधन के दल थे, उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। और उसी का कारण ये रहा कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी को भी फायदा हुआ, बसपा को भी फायदा हुआ, और जो हम अजय वीर जी, 3 सीट लड़े थे, बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती की भाषा आप बोल रहे हैं। जो बात वो बोला करती थी वही भाषा आज आप बोल रहे हैं। योगेश जी, जब हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की तरफदारी करते हैं, और इसीलिए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं। किसानों की हम जब भी समस्या आएगी उसको खड़ा होंगे। एनडीए के साथ हम 2009 में लड़े और एनडीए को भी उससे फायदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हुआ, और निश्चित रूप से हमें भी फायदा हुआ। लेकिन जब हमारे साथ इंडिया गठबंधन में साजिश होने लगी और सीटों पर ये दबाव बनने लगा कि ये सीट तुम्हारे पास रहेंगी, सिंबल तुम्हारा रहेगा, उम्मीदवार हमारा रहेगा, तो इसके कोई मायने नहीं थे। इसलिए आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ये तय किया कि वो एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे, और अपने जो किसानों की लड़ाई है, जो किसानों की मांग है, उन्हें मनवाने का काम एनडीए की सरकार से करेंगे। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद अश्विनी जी के पास आते हैं। क्या आपको ये पता था कि आपने, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने लड़कर के देख लिया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आप तीनों लोग एक साथ थे, उसके बावजूद आप खाता नहीं खोल पाए वहां पर, इसलिए 2024 में आपको आस दिखी कि बीजेपी के सहारे ही कुछ हम खाता खोल सकते हैं, 1-2 सीट ला सकते हैं और सदन के अंदर हमारे भी सदस्य जा सकते हैं। यही मजबूरी नजर आ रही थी क्या आपको? अगर हमारी मजबूरी होती तो एनडीए गठबंधन ना करते। अब हम क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, इंडिया वाले भी ये चाहते हैं कि गठबंधन में रहें, और जो हमारे एनडीए के साथी हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम एनडीए के गठबंधन में रहें। तो कमजोर से कोई कभी कहीं समझौता नहीं करता। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, कमजोर से कोई समझौता नहीं करता, कमजोर व्यक्ति से लोग हाथ नहीं मिलाते हैं। ठीक है, आपने कहा कि आप मजबूत है पश्चिमी यूपी में, इसलिए जो है आपसे सभी दल, सभी गठबंधन जो है आपको अपने साथ लाना चाहते हैं। अश्विनी साई जी, आपसे अब हम समझना चाहेंगे कि आपकी जरूरत है आरएलडी, यानी जरूरी है आरएलडी या मजबूरी है? क्योंकि अगर अजय वीर जी का हम जिक्र करें तो वो तो कह रहे हैं भाई पश्चिमी यूपी में वो इतना मजबूत हैं कि आप भी चाहते हैं उनको अपने साथ मिलाना, और इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि वो साथ में आ जाए, तभी आप लोगों की नैया पार हो सकती है पश्चिमी यूपी में। आरएलडी के बिना संभव नहीं है। योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको लेकर साथ चलते हैं। हमारे लिए सभी जरूरी है, हमारे लिए सभी मजबूरी है। हिंदुस्तान 2014 के बाद से ये देख रहा है, 2004 से ही, वैसे 25 साल हो गया एनडीए को, वो 2004 के पहले से एनडीए का वो है। आज एनडीए में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी हम सहयोगी दलों को सम्मान देते हुए आए हैं, तो हमारे लिए तो वो जरूरी भी है, हमारी मजबूरी भी है। साथ लेकर चलना, साथ निभाना एनडीए जानता है। यूपीए और ये जो इंडी अलायंस है, देखिए किस तरीके से जूता पहचा रहे हो। यूपीए का तो जो है आज कोई वो नहीं है, लेकिन वो तो विसर्जन हो गया। इंडी अलायंस के हमारे जोशी साहब बैठे, लेकिन हमारे लिए एक व्यक्ति जो जरूरी है वो हमारी मजबूरी है, वो हमारा साथी है। सबका साथ सबका विकास के लिए काम करते हैं, तो हमारे लिए आरएलडी भी वही है, हमारे लिए राजभर जी भी वही है, जो भी हमारे साथ हैं, पटेल हमारी जो अनुप्रिया पटेल जी भी हमारे लिए। मुद्दा दूसरा है, इंडिया अलायंस बना, हमने पहले से आपके कई उसमें मैंने कहा कि आज विरोधी दलों के पास तथ्यों का अकाल है, तर्कों का अभाव है।
मुद्दों का सूखापन है। जोशी साहब जैसे प्रवक्ता जिस तरीके से आज सूखे मन से बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते थे, बड़े जोश में बात करते थे, बड़ा जोश होता था, एनडीए अलायंस ये कर देगा, एनडीए अलायंस वो कर देगा। और वो जिस तरीके से भरभरा कर गिरता रहा, मैं कहता रहा कि भाई आप चुनाव आ जाने दीजिए, देखिए किस तरीके से जूता पैजार होती है, और वो होने लगी। झूठ किस तरीके से परोसा जाता है, वहां यहां बैठकर परोस रहे हैं कि हम लोग किसानों के हितैषी हैं। भाई अगर आप किसानों के हितैषी हैं, बड़ा अच्छा है, अच्छी चीज है, मगर संयुक्त मोर्चा के वो यादव जी, जो योगेंद्र यादव जी दाढ़ी वाले थे, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा हम तो समाजवादी पार्टी के लिए पिच तैयार किए हुए थे, वो अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए, तो आप पिच उनसे तैयार करा रहे थे, किसानों के हितैषी आप बने हुए हैं। दूसरा मुद्दा, इनका नारा है पीडीए का, पीडीए। भाई एक कहां गया आज? अल्पसंख्यक को राज्यसभा में दिया इन्होंने टिकट। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने वाले। वो हाँ ठीक है, उनके राजनीतिक उनके सहयोगी दलों की तरफ से भी ये आवाज उठने लगी है। लेकिन हम पश्चिमी यूपी का जिक्र कर रहे हैं शाही जी, यहाँ पर क्या आपको लगता है कि हाँ वही मैं आपसे आप ही से सवाल, आप ही को बोलना है, क्या लगता है कि जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ आ पाएगा? क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद हम जिक्र करें तो कई प्रयास किए गए, लेकिन वो असफल रहे, और किसानों की नाराजगी एक बार फिर से आप देख रहे हैं किस तरीके से देखने को मिल रही है। और ये कहा यह भी जा रहा है कि आरएलडी के अंदर भी नाराजगी अब जयंत चौधरी के खिलाफ बढ़ती जा रही है। देखिए, एकदम नाराजगी नहीं, किसानों की नाराजगी अगर होती तो 2022 का चुनाव हमको स्पष्ट बहुमत के साथ इतिहास बनाने के लिए हमारे किसान भाई आगे न लाते, वो हमको रोक देते वही। लेकिन ऐसा नहीं, उनको पता चल गया है कि असलियत क्या है समाजवादी पार्टी की, असलियत क्या है कांग्रेस की, असलियत क्या है बहुजन समाज पार्टी की, सब पता चल चुका है उनको। आज मुस्लिम इनके लिए अछूत हैं। आजम खां को जानबूझकर इन लोगों ने किनारा किया। अब देखिए, मैं जो कहावत कह रहा था, आधी छोड़ पूरी को दावे, आधी मिले न पूरी पावे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं। मंदिर बनवाना, पूजन कराना शुरू हो चुका है। उधर उनको महासचिव पद से इस्तीफा दिलवाना, उनका व्यक्तिगत बयान बोलना, पहले क्यों नहीं बोलते थे? अब इनको ये लग रहा है कि हम हिंदुओं को नहीं साथ देंगे तो हम जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। किसान भाई हमारे अरे कहीं ऐसा ना हो जिनका इस्तीफा दिलाने की आप बात कर रहे हैं वो आपके साथ ही ना आ जाएं, वो दूध से धुल जाएंगे, फिर कहीं ऐसा ना हो जाए फिर से। वो पता नहीं क्या होगा। हमारे यहाँ जब तक थे, एक बयान दिखा दीजिए कि रामचरितमानस पर वो बोले हो, हमारे यहाँ जब तक थे बता दीजिए, चाहे कोई भी नेता बोला हो अगर कहीं पर किसी के लिए। ये संगत का असर है, ये कुसंगत जो समाजवादी पार्टी की हो गई थी वो वैसे बोल रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति शानदार हुई है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाई और आप ही के साथ की तरह मेरे मित्र पत्रकार कहते थे कि भाई बड़ा दोपहर हो जाता है, 4 बजे के बाद हम अपनी माँ बहन बेटियों को लेकर नहीं जा पाते हैं। आज वो कहते हैं कि 12 बजे रात में भी हम अपनी माँ बहन बेटियों को लेकर निकलते हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुधरी है। ये सारे लोग एकदम अपराधी जेलों में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को सोनभद्र से लेकर सहारनपुर और देवरिया से लेकर जो है ललितपुर, सबका विकास करने का काम किया है। सब जगह हमने योजनाएं दी हैं, सब जगह का विकास कर रहे हैं। हम एक तरफा नहीं कर रहे हैं कि सैफई में हवाई पट्टी बना रहे हैं और बाकी लखनऊ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम हर जगह हवाई अड्डा भी बना रहे हैं, विद्यालय भी खोल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आपने सैफई का जिक्र किया, इस पर भी अखिलेश यादव ने सदन के अंदर बात कही थी कि जो व्यक्ति अपने गांव का विकास नहीं कर सकता वो लोगों को क्या पहचान दिला सकता है। खैर उस पर नहीं जाएंगे। एक लाइन में बोल के खत्म करूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव जी के अखिलेश यादव के बयान पर मैं कहता हूं, अखिलेश यादव जी ने वहां स्टेडियम बनवाया, वहां अस्पताल बनवाया, हम नहीं कुछ कह रहे हैं। हवाई अड्डा बनवा देते, हवाई पट्टी क्यों बनवाया? प्राइवेट जहाज उतारने के लिए लोगों के, हवाई पट्टी पर आपका सवाल निशान है। भुवन भास्कर जी आएंगे आपके पास। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है दरअसल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पश्चिमी यूपी में चल क्या कुछ रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पश्चिम की 27 लोकसभा सीटों की किसका समीकरण बनता और किसका बिगड़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और रुख करेंगे सीधे अमिताभ जी का। अमिताभ जी, आपने तीनों लोगों की बातें सुनी, क्या लगता है सियासी समीकरण किसका बनता और किसका बिगड़ता नजर आ रहा है जमीनी तौर पर और यहाँ चर्चा के हिसाब के लेकर? असल में बीच में थोड़ा आवाज नहीं थी, लेकिन मुझे जो लग रहा है यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश जब से रालोद के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन हुआ है तो इनका पलड़ा जो है बहुत ही भारी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि अब जो है बड़े संख्या में यहाँ पे जो सीटें हैं वो एनडीए के साथ जाने वाली हैं। जो किसानों की नाराजगी थी है दिख रही है, क्या वो दूर हो पाएगी क्या? मुझे लग रहा है ये किसानों की नाराजगी जो है ना, ये बनाई हुई नाराजगी है और इसके पीछे जो आम किसान हैं वो मुझे इनसे जुड़े हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ये एक खास समूह है जो इससे जुड़ा है। आप कह सकते हैं कि आप और कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग उसमें हैं जो जुड़े हुए हैं और जो आंदोलनरत हैं, जो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। तो आम किसानों पे मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई असर जा रहा है। वैसे भी किसानों की जिस ढंग के योजनाएं एनडीए ने दी है तो उससे कुछ किसान खुश हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों में बहुत नाराजगी है। ठीक है, किसानों को लेकर के आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई नाराजगी नजर नहीं आ रही है, लेकिन अमिताभ जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही, जो कि आपको क्या वजह नजर आ रही है आरएलडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ या हम कहें एनडीए के साथ जाना पड़ा है? क्योंकि इंडिया तो 7 सीटों पर राजी थी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कह दिया था 7 सीटों पर बात हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तो 4 ही सीट देने के लिए तैयार है। हाँ, इस मामले में जो हमारी पहले भी हमारे ख्याल से बात की तो आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी 2 या 3 सीटें अपने उम्मीदवार लड़ाना चाहती थी रालोद के चुनाव चिन्ह पे, तो वैसे भी इनके पास सीटें कम हो रही थी। दूसरी बात ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि 2024 का चुनाव जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है। रालोद पिछले 2 चुनाव से एक भी जो है सीट लोकसभा में जीत नहीं पा रहा है, तो उसको अपने अस्तित्व की भी चिंता हो रही है। तो इस लिहाज से जीतने वाले दल के साथ जाना, जीतने वाले समूह के साथ जाना रालोद के लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये चीज रालोद को भी समझ में आ रही थी और बहुत स्पष्ट आ रही थी मुझे लगता है। दूसरी बात, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया तो बचा कुचा भी जो उनके मन में कुछ द्वंद्व था वो सब मुझे लगता है कि खत्म हो गया। इसलिए रालोद ने एनडीए के साथ जाने का तय किया है। जो भी 2-3 सीटें हैं अब उनके लिए मुझे लगता है कि पक्की है, कम से कम उनका प्रेजेंस जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अब नजर आए। बिल्कुल, आपने जो बातें कही दोनों बातें कहीं न कहीं चर्चा में निकल करके भी सामने आई हैं, क्योंकि अजय वीर जी कह रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास, अजय वीर जी कह रहे हैं कि जो मजबूत साथी होता है उसी के साथ जाना चाहिए। और इसके पहले मैंने भी कहा कि कहीं ना कहीं अब आरएलडी को ये लगता नजर आ रहा है कि कम से कम एनडीए के साथ जाएंगे तो अपने प्रेजेंस लोकसभा के अंदर हम दिखा पाएंगे। अजय वीर जी, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको धोखा मिलता नजर आ रहा था, साजिश की जा रही थी। क्या मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर के तकरार थी? क्योंकि वहां पर हरेंद्र मलिक को जिस तरीके से जो खबरें आ रही सामने कि समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि हरेंद्र मलिक को वहां पर कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन हरेंद्र मलिक की और चौधरी परिवार से अदावत कांग्रेस के समय से, जब वो हरेंद्र मलिक कांग्रेस में थे तब से जग जाहिर है। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ये चाहते थे कि हरेंद्र मलिक को वहां पर मैदान में उतारा जाए। क्या मेन वजह यही रही है या फिर और भी 2-3 वजह रही हो जिसकी वजह से आपको यह बड़ा फैसला लेना पड़ा? क्योंकि आप तो कहा करते थे कि साहब चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे हम। योगेश जी, सिर्फ एक मुजफ्फरनगर की सीट की बात नहीं थी। विधानसभा में हमारा गठबंधन था। विधानसभा में भी हमारे सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने ये हम पे दबाव बनाया कि सिंबल आपका रहेगा, उम्मीदवार हमारा रहेगा। और मजबूरी में, क्योंकि गठबंधन चलाना था, हमने कई सीटें ऐसे उम्मीदवार लड़ाए जो हमारी पार्टी के नहीं थे, सिंबल हमारा था, निश्चित रूप से वो बाहर के उम्मीदवार थे। और यही बात अब हम पर दबाव बनाया जा रहा था इंडिया गठबंधन में कि सिंबल आपका रहेगा, उम्मीदवार हमारा रहेगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोच विचार करके सारी सब बात देख के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2022 के बाद में हर विधानसभा में
10-10, 12-12, 15-15 मीटिंग हर विधानसभा में की है। हमने संगठन खड़ा किया, हमने किसान को इकट्ठा किया है, हमने अपने संगठन को मजबूत किया है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे जोशी जी मेरे भाई हैं, ये बताएं कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने दिनों से सड़कों पर नहीं उतरे हैं। जयंत चौधरी जी ने 2022 के बाद में हर विधानसभा में एक दिन में जाके 10-10, 12-12 मीटिंग की है। तो संगठन हमने मजबूत किया है और हम अपनी जो हमारी सीट थी, हमने 12 सीट चिन्हित की थी, उन पे हम मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते थे। और उस पे भी इंडिया गठबंधन ने ये शर्त रखी कि नहीं, सिंबल तुम्हारा रहेगा, उम्मीदवार हमारा रहेगा। लेकिन तो हर पार्टी चाहती है। छोटा सा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है अजय वीर जी, जिस दिन अखिलेश यादव ने ये बात बताई ट्विटर पर, एक्स पर उन्होंने पोस्ट की कि 7 सीटों पर बातचीत हमारी हो गई है और हमारा और आरएलडी का गठबंधन फिक्स हो गया है, बहुत सार्थक बात हुई है। और उसी ट्वीट को शायद आप भी देखे होंगे, जयंत चौधरी जी रिट्वीट मारते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया होगा ना कि पहले बातचीत हो गई है, तभी हम सहमति बनी हुई है और तभी हम उसको रिट्वीट कर रहे हैं, जगजाहिर कर रहे हैं, जनता के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। योगेश जी, सीट शेयरिंग हो गई थी, लेकिन ये बात नहीं हुई थी कि सिंबल आपका रहेगा, उम्मीदवार हमारा रहेगा। वो बात इन्होंने बात में रखी है। और उसके लिए हम बिल्कुल, हमारा ना वोटर तैयार था, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तैयार थे। आधी अधूरी बात रखी गई। और जहां तक है भुवन भास्कर जोशी जी बात है, राष्ट्रीय किसान बिरादरी पूरी मजबूती से खड़ी। जहां जयंत जी है, किसान वहां है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। ठीक है, किसानों को अपने साथ लामबंद कर करके ले जाएंगे जयंत चौधरी जी। भुवन भास्कर जी, मैं पहले तो हमारे जो साथी है अजय वीर जी, अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी पे साजिश करने का आरोप लगाया। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या साजिश करी थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने 8 विधायकों की पार्टी को, 9 का बाद में जीता चुनाव में, 8 विधायकों पर राज्यसभा देने का काम करा। किसको करा? जाट बिरादरी को सम्मान देने का काम करा, किसानों को सम्मान देने का काम करा। और अपने किसी प्रत्याशी को, अपने किसी समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, केवल माननीय जयंत चौधरी को सम्मान देने का काम करा, क्योंकि वो किसानों का सम्मान करते थे, जाटों का सम्मान करते थे। ये देने का काम करा। ये साजिश नहीं है। कितनी बड़ी साजिश करी है उन्होंने, ये बहुत बड़ी साजिश है कि 8 कितने विधायक चाहिए होते हैं एक राज्यसभा में जाने के लिए? आपके पास तो 1/3 भी नहीं थे, लेकिन उनका बड़ा मन था, वो हमेशा बड़े मन की बात है। और चवन्नी अठन्नी के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये जनता की अदालत है, जनता की अदालत में 2 महीने बाद जाएंगे और पता चल जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का भी निबंध सुन पा रहा था और इनका निबंध था पीडीए पर। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये शायद राज्यसभा की सूची को समाजवादी पार्टी के पढ़े नहीं है। राज्यसभा में हमने भेजने का काम करा जावेद अली जी को, जो कि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। राज्यसभा में हमने भेजने का काम करा प्रोफेसर राम गोपाल जी को, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। हमने भेजने का काम करा जया बच्चन को, जो आधी आबादी महिला जिसे 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, उसको भेजने का काम हमने करा। हमने भेजने का काम करा दलित सुमन जी को भेजने का काम करा, और एक जनरल बिरादरी से हमने रंजन जी को भेजने का काम करा। यही पीडीए है, यही आपके पेट में दर्द है, यही दिक्कत है। क्योंकि आप अधूरा ज्ञान फैला के, झूठ की दुकान फैलाकर आप हमेशा सत्ता लेने की आप लोगों को आदत है, इसलिए फिर आप ठीक है, जवाब लीजिए शाही जी से। शाही जी से जवाब ले लीजिए। शाही जी देखिए, जवाब आपका जो सवाल था उसका जवाब दिया भुवन भास्कर जोशी जी ने। इसके साथ एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूं, लोकसभा के चुनाव में कितने मुस्लिम कैंडिडेटों को आप मैदान में उतारने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? एकदम दोनों का जवाब देता हूं। देखिए, भुवन भास्कर जोशी साहब से पूछना चाहता हूं, पीडीए का नारा इन्होंने दिया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। वो जब जावेद अली जी को जब दिया था तब दिया था, आज कहां गए? अभी दिया है, 22 के चुनाव के बाद दिया है, फिर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 22 के चुनाव के बाद दिया है। सूची देखे ना राज्यसभा में हमारे कौन है? नहीं, अभी आपने 3 पिछड़ा, अभी आपने 3 दिया है कि 4 दिया है? पहले 2 बनाए, 3 बनाए, फिर और बनाएंगे।
और बनाएंगे हम लोग पूरा नहीं, अभी दलित इस तीन में क्या दिया है? इस तीन में नहीं दिया, दलित भी दिया है, दलित भी दिया भाई है। तो ए नहीं दिया, अब पीछे जो दिया वो दिया, आगे इसमें तीन ही दिया, जया बच्चन, सुमन साहब और रंजन साहब, तीन दिया। अरे भैया फिर भरवा रहे हैं। जावेद अली किस से आते हैं बताइए? अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, नहीं आते? प्रोफेसर राम गोपाल ओबीसी है कि नहीं है? बताइए आप देश को। अरे वो जब से अभी जो 24 राज्यसभा चुनाव 2024 में आपने किसको दिया? आपने 3 टिकट दिया, आपने 3 टिकट दिया, उसमें एक कहाँ गया? अल्पसंख्यक गायब हो गया, अल्पसंख्यक गायब हो चुका है। समाजवादी पार्टी अब अल्पसंख्यकों को अछूत कह रही है, समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों को अछूत कर रही है। जो जानता है, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहिए भाई, कहाँ आप अछूतों को जो है वो कर रहे हैं? प्रदेश जानना चाहता है आपसे। भाई आप ही कहते हैं पीडीए, हम तो कहते नहीं है। आप पीडीए कह रहे हैं, आपने आलोक रंजन जी को दिया, जया बच्चन जी को दिया, सुमन साहब को दिया। अल्पसंख्यक कोई है कहीं नहीं है, अपनी बातों से आप लोग पीछे हट रहे हैं। ये पीडीए के नाम पर यहाँ के जनता को धोखा देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। स्पष्ट रूप से धोखा दिया जा रहा है। जागो अल्पसंख्यकों, जागो, आपका नाम बेचते हैं ये लोग, उसके बाद आपको ही टिकट नहीं देते हैं राज्यसभा में। स्थिति ये है, कहाँ है ये? किसी के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जातिवादी पार्टी है और अपने जातिवाद को फैलाने के लिए ये सब करते हैं। परिवारवादी पार्टी है ये पार्टी, परिवार। अपने देखिए 4 लोगों का टिकट घोषित कर दिया लोकसभा में, अपनी पत्नी का, भाई का, अपना। चले ठीक है, एक तरफ धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दरअसल परिवारवाद को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों लोगों को रखेंगे, भुवन जी, दोनों लोगों को रखेंगे। ठीक है, पश्चिमी यूपी को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, कमर कस रहे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी की जनता किसके साथ जाएगी ये आने वाला वक्त बता देगा। और अभी औपचारिक ऐलान हालांकि आरएलडी की तरफ से नहीं हुआ है, ना एनडीए की तरफ से कि एनडीए का वो हिस्सा हो गए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द 1 से 2 दिन में वो भी हो जाएगा। और इसके साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं कि योगी मंत्रिमंडल में भी आरएलडी के 2 विधायकों को मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन वो दिन हम देखेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले, तारीखों के ऐलान के पहले ही अब सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी तैयारी की जाने लगी है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा की सीटों पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है, लेकिन ये नजर किसकी सटीक बैठेगा और किसका निशाना सटीक बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7। नमस्कार।